शम्स ताहिर खान सर की एक कहावत है कि आज के इस दौर में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते के अंदर क्राइम ना हुआ हो, और कोई भी ऐसा क्राइम नहीं है जिस क्राइम के अंदर रिश्तों को कलंकित ना किया गया हो। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने से पहले महज मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इंसान कभी कभी अपने लिए अपने रास्ते में खुद खाई खोद लेता है, और बाद में जब वो उस खाई के अंदर गिरता है तो उसको भी अंदाज़ा नहीं था कि उसे इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है कुशीनगर ज़िला, और इसी कुशीनगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है नेबुआ नौरंगिया। और ये जो नेबुआ नौरंगिया थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव की ये बात है। दरअसल इस गांव के अंदर एक महिला रहा करती है जिसका नाम है सुनैना देवी। सुनैना देवी जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है, उसका एक बेटा है जिसका नाम अंगद प्रसाद है। लेकिन सुनैना के जो पति हैं, कई वर्ष पूर्व उनकी मौत हो चुकी है। अब सुनैना के परिवार में बेटा और माँ, पूरा परिवार इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर किया करता है। सारी ही चीज़ें इस परिवार में वैसे तो ठीक ठाक चल रही थीं, पैसों की कमी थी परिवार में, परिवार के मुखिया जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस घर के अंदर खुशियां थीं। उसके बावजूद भी इस घर का जो रहन सहन था, जो भरण पोषण था इस परिवार का, वो चल रहा था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 26 नवंबर साल 2025, और इसी 26 नवंबर साल 2025 को जो सुनैना देवी होती है, ये अपने बेटे अंगद से कहती है कि उसे गांव के अंदर कुछ थोड़ा काम है और एक आध घंटे के अंदर वो लौट आएगी। अब उसके बाद में सुनैना देवी जो होती है वो चली जाती है। अंगद अपने कामकाज में लग जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटा गुजर जाते हैं। जब 1 से 2 घंटे का समय गुजर जाता है तो उसके बाद में अंगद को लगता है कि माँ को अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आई है, तो आखिरकार कहाँ चली गई। इसलिए जो अंगद होता है, अब ये अपनी माँ का मोबाइल नंबर ट्राई करता है। लेकिन अंगद जब माँ का मोबाइल नंबर लगाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब अंगद ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि माँ के मोबाइल की बैटरी लो हो, थोड़ी बहुत देर में आ जाए। लेकिन धीरे धीरे वक्त और गुजरता है, अंधेरा का होने को आ जाता है। लेकिन दोस्तों, शाम होने को आई थी, अंधेरा एकदम से छाने लगा था। गांव के अंदर लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो चुके थे, लेकिन जो सुनैना थी ये अभी तक लौट कर नहीं आई थी। अब अंगद की जो बेचैनी होती है, जो टेंशन होती है, ये बढ़ती है। उसके बाद में जो अंगद होता है, ये अपनी माँ को ढूंढने के लिए आस पड़ोस के घरों में जाता है और उनसे पूछने की कोशिश करता है कि माँ यहाँ आई थी। लेकिन जितने भी लोग आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि नहीं, सुनैना दीदी तो यहाँ पर नहीं आई है। उसके बाद में अंगद गांव के अन्य घरों की तरफ भी जाता है, वहाँ भी पता करता है। लेकिन जितने भी घरों में एक बाई एक यहाँ पर बारी बारी से अंगद जिस घर के अंदर भी जाता है, हर घर के अंदर से अंगद को सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि उसकी माँ तो यहाँ नहीं आई है। अब अंगद बेचारा परेशान है, बार बार फ़ोन लगाता है, बार बार फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब उसको ये टेंशन भी खाई जा रही है कि इस समय तो माँ को आ जाना चाहिए था, लेकिन लौट कर नहीं आई है। लिहाजा उसके बाद में अगला दिन हो जाता है। पूरी रात बेचैनी में ऐसी गुजरती है। अगला दिन सुबह होता है। सुबह को अंगद जो था तमाम रिश्तेदारियों में फ़ोन करता है, पूछता है कि माँ यहाँ पर आई है। अब दोस्तों, तमाम रिश्तेदारियों में जब पूछा जाता है तो रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि नहीं, सुनैना दीदी तो यहाँ पर नहीं आई है। अब अंगद परेशान है। बाकी के जो रिश्तेदार होते हैं उनकी भी परेशानी बढ़ जाती है। परिवार के ख़ानदान के जितने भी लोग होते हैं, सबको ये बात पता चलती है। सब ढूंढ रहे हैं, सब परेशान हैं। पूरे गांव के अंदर ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लिहाजा जो पूरा गांव होता है, ये पूरा गांव अब सुनैना को ढूंढ रहा है। लेकिन दोस्तों, सुनैना का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। परिवार परेशान है। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। यानी 26 तारीख को जो सुनैना थी ये लापता हुई थी, और 29 तारीख आ चुकी थी। अब 29 तारीख आते आते जब सुनैना ना तो घर लौट कर आती है, ना उसका कोई संदेश आता है, ना उसका मोबाइल फ़ोन ऑन होता है, ना परिवार वालों के, ना गांव वालों के, ना रिश्तेदारों के ढूंढने से सुनैना मिलती है। तो उसके बाद में ये फैसला होता है कि हम लोगों को पुलिस थाने जाना चाहिए। लिहाजा उसके बाद में जो अंगद होता है, सीधा नेबुआ नौरंगिया जो थाना है, यहाँ पर पहुँचता है 29 नवंबर को। 29 नवंबर को पहुँचने के बाद में ये पुलिस को बताता है कि उसकी माँ उससे ये कहकर गई थी कि थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन आज 3 से 4 दिन का समय गुजर चुका है। यानी 26 नवंबर साल 2025 को मेरी माँ गायब हुई थी, और आज 29 नवंबर आ चुकी है। यानी 26 गुजर गई, 27 गुजर गई, 28 गुजर गई। तो बीच में 3 दिन का समय गुजर चुका है। लेकिन साहब, उसकी माँ के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। माँ का मोबाइल नंबर लगा रहा हूँ, वो भी स्विच ऑफ बता रहा है।
साथ के साथ गांव के हर घर में मैंने पूछताछ की, तमाम रिश्तेदारों में मैंने पूछताछ कर ली और माँ के जो मिलने वाले लोग थे उन सब से पूछताछ कर ली है, लेकिन कहीं से भी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं निकल रही है। लिहाजा पुलिस जब ये बात सुनती है तो इस मामले को थोड़ा सीरियस लेती है और उसके बाद में इस महिला सुनैना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में अंगद से कहती है कि तुम जाओ, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम थी वापस से अंगद के घर पे पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में अब जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं उन सारे ही लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो बताते हैं कि सुनैना को हमने उस दिन तो जाते आते किसी के साथ देखा ही नहीं। अब पुलिस और गांव में पूछती है कि किसी के घर आई थी, कुछ कह कर गई, क्योंकि 45 वर्ष की महिला की उम्र है, फ़ोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया, न कोई दुश्मनी का एंगल है, न किसी से कोई नज़दीकी का एंगल है, न कोई और लेन देन का एंगल है, न कोई ज़मीनी विवाद है। तो ऐसे में पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुनैना चली कहाँ गई। अब पहली नज़र जो जाती है वो दूसरी तरफ ही जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चली गई हूँ। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इस एंगल पर भी छानबीन करते हैं और गांव के तमाम लोगों से ये पूछा जाता है कि सुनैना को किस तरफ जाते देखा गया है या फिर किसी के घर आई थी, कुछ कह कर गई, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो सुनैना के नज़दीक रहा करती थी, उनसे भी पूछताछ करती जाती है, लेकिन दोस्तों कहीं से भी सुनैना के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है। लिहाजा पुलिस की छानबीन को लगातार वक्त गुजरता रहता है, 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। ऐसा करते करते पुलिस वाले उस पूरे एरिया के CCTV कैमरा भी खंगालती है। 1-2 कैमरा के अंदर सुनैना को देखा तो गया, लेकिन उसके बाद सुनैना कहाँ गई इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस लगातार परेशान है, दिन गुजरते रहते हैं, लगातार हफ्ते गुजर जाते हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं। जो अंगद था बार बार पुलिस थाने जाता है, पुलिस वालों से पूछता है कि साहब क्या हुआ। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैसे लगातार समय गुजरता रहता है, अब पुलिस वाले फैसला करते हैं कि क्यों ना हमें सुनैना की कॉल डिटेल्स निकालनी चाहिए। तो उसके बाद में पुलिस वाले जब सुनैना की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर पर सुनैना लगातार बात कर रही थी, और जब से सुनैना का नंबर बंद हुआ है उस समय लास्ट कॉल जो हुई थी वो भी उसी नंबर पे हुई थी। लिहाजा पुलिस वाले अब ये पता करते हैं कि भाई ये नंबर किसका है, और जब इस नंबर के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि रामकोला का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम बसंत है। बसंत जो कि ममेरा देवर है, यानी जो सुनैना के पति थे उनका ममेरा भाई है। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कि अगर बसंत से बातचीत हुई है तो बसंत इस बारे में ज़रूर जानता होगा, लेकिन महज बातचीत हुई, हो सकता है कि रिश्तेदारी के रिलेटेड कॉल्स वगैरह आते हों। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले ये चेक करते हैं कि आखिरकार उस दिन सुनैना के मोबाइल की और बसंत के मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी। और दोस्तों इत्तेफाक से जब पुलिस वाले इस लोकेशन को ट्रेस करते हैं तो पता ये चलता है कि जो 26 नवंबर साल 2025 का दिन था, उस दिन सुनैना और बसंत की जो लास्ट लोकेशन थी वो सेम जगह पर थी, यानी नौरंगिया में। अब पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती है कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। अब पुलिस के जहन में ये भी जाता है कि हो सकता है कि जो सुनैना है ये बसंत के साथ कहीं चली गई हो, क्योंकि कत्ल हो गया है, इस तरीके की चीज़ें तो पुलिस के कुछ अभी समझ में नहीं आ रही हैं। लिहाजा पुलिस की टीम अब ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार बसंत कहाँ है, और जब पुलिस की टीम बसंत के घर पे पहुंचती है तो आखिरकार बसंत जो होता है ये पुलिस को मिल जाता है। अब जब बसंत पुलिस को मिलता है तो उसके बाद में पुलिस की टीम में बसंत को लेके आती हैं और बसंत से पूछताछ करती हैं। तो जो बसंत होता है ये पुलिस से महज एक ही बात कहता है कि मैं सुनैना भाभी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, वो रिश्ते में मेरी भाभी ज़रूर लगती हैं, लेकिन वो कहाँ गई इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, इस तरीके की क्लोजनेस मेरी उनके साथ में नहीं है। लेकिन दोस्तों बसंत जितनी भी बातें पुलिस को बता रहा था, पुलिस बहुत अच्छे से समझ रही थी कि बसंत पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी बसंत के सामने वो कॉल डिटेल्स रखती है, उसकी लास्ट लोकेशन का डाटा रखती है। अब बसंत को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। लिहाजा बसंत चूंकि कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम था नहीं, पुलिस को ज़्यादा देर घुमा नहीं पाता है और पुलिस की सख्ती के आगे, सबूतों के आगे टूटता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल बसंत बताता है कि अक्सर मैं सुनैना भाभी के घर पर जाया करता था। अब जब मेरे ममेरे भाई की मौत हो जाती है तो भाभी जब विधवा हो जाती हैं तो मैं अक्सर सुनैना भाभी के घर पे जाया करता था, उनसे ये पूछा करता था किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। ऐसे ही आने जाने से नज़दीकियाँ बढ़ी तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए। जब क्लोज आए तो दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बन गए। अब सुनैना और बसंत के बीच में जब ये नाजायज़ ताल्लुकात शुरू होते हैं तो उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेते।
पहले तो बसंत और सुनैना एक दूसरे से घंटों घंटों बातचीत करते हैं, लेकिन जब कभी भी सुनैना को मौका मिलता है वो बसंत से मुलाकात भी करती है। दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेशन भी करते हैं। लगातार समय गुजरता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनैना थी ये बसंत के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगती है। और इसी वजह से जो बसंत होता है ये 26 नवंबर साल 2025 को सुनैना को मिलने के लिए गन्ने के खेत में बुलाता है। और वहाँ पर जाने के बाद में ये सुनैना की गला घोट कर बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है और उसके शव को वहीं पर छोड़ता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। हालांकि दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजरने के बाद में इसी रविवार को ये खुलासा होता है। और जब पुलिस इस बसंत को लेकर उस गन्ने के खेत में पहुंचती है तो वहाँ पर बस सबूत के तौर पर पुलिस को एक कंकाल मिलता है, एक सर की खोपड़ी मिलती है, बाकी जिस्म की कुछ हड्डियाँ मिलती हैं, बाकी चप्पल मिलती हैं और उसके बाद में सर के कुछ बाल मिलते हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है तुरंत सुनैना के बेटे अंगद को कॉल कर देती है और बताती है कि आ जाइए और तुम ऐसे करके देख लीजिए क्योंकि हमें कुछ सबूत मिले हैं। लिहाजा अंगद पहुंचता है, चप्पलों से और बाकी चीज़ों से वो अपनी माँ की शनाख्त कर लेता है, यानी हत्या उसकी माँ की हुई है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने बसंत को गिरफ्तार तो किया है, गिरफ्तार करके जेल तो भेजा है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि बसंत ने जितनी बेरहमी के साथ में सुनैना का कत्ल किया और सुनैना जो कि बसंत से प्यार करती थी, अगर बसंत चाहता तो सुनैना को उसका सहारा बनकर उसका सहारा बन सकता था, उससे शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने सुनैना को रास्ते से हटाना सही समझा। आप लोग देखिएगा कि इस पूरी कहानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुनैना का इतना कसूर था कि उसने बसंत के ऊपर भरोसा किया, लेकिन बसंत ने उसे धोखा दिया। बहरहाल आप लोग जो भी समझते हैं इस पूरी कहानी के बारे में कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और दोस्तों मैंने फैसला ये किया है कि कल के दिन मैंने आप लोगों से एक राय मांगी थी और मेरे एक भाई ने कमेंट्स किया है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कमेंट्स पढ़ूंगा, बल्कि 2 कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कमेंट्स का सिलसिला किस तरीके से आगे कंटिन्यू रहता है। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो सबसे बेहतरीन जो मैंने सवाल पूछा था उसका जो सबसे बेहतरीन जवाब दिया है वो है इनेमी स्पॉइलर करके आईडी है। और इनका कमेंट्स मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी भी था और उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे। इन्होंने लिखा है, सर आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, यानी आपकी स्टोरीज लगातार अच्छी होती हैं, लेकिन टारगेट न्यू ऑडियंस को करो। यानी पुरानी ऑडियंस तो आपका साथ दे ही रही है, आप न्यू ऑडियंस को टारगेट करके देखें जिससे व्यूज़ बढ़ सकते हैं। मतलब जब कोई न्यू व्यूवर्स वीडियो पे आता है तो एक्सपेक्ट करता है कि डायरेक्ट स्टोरी आपका टाइमिंग क्या था वीडियो डालने का और अब क्या है, आपका चैनल कैसा चल रहा है, सब में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। और आगे लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही इंगेजमेंट खत्म हो जाता है वीडियो को और आप अपने आप में रेगुलर व्यूअर से बात कर सकते हैं, यानी आप वीडियो के एंड में रेगुलर व्यूअर से बात कर सकते हैं। और एक और चीज़, सारे कमेंट्स करने वालों के नाम मत लिया करो, वीडियो की लेंथ बढ़ता है और 2% लोग रुकते हैं जिनका नाम आने वाला होता है। इस वीडियो को वॉच टाइम, जिससे वीडियो का वॉच टाइम कम होता है, मतलब इंप्रेशन कम जाते हैं। यूट्यूब की तरफ से उसके बदले न्यू रूल्स शुरू कर सकते हो, जो कि नाम लेने के लिए रिक्वेस्ट करें या कोई स्पेशल इवेंट के लिए वो कर सकते हैं। यानी हमारे भाई ने हमें बताया है कि आप न्यू ऑडियंस को टारगेट करो। और न्यू ऑडियंस का क्या रहता है कि जब न्यू ऑडियंस आपके चैनल पे आती है तो उसे मतलब नहीं है कि आप वीडियो किस समय डालते थे और अब किस समय डाल रहे हो, आपके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, आपका चैनल कैसा चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही नाम ना लिया करो किसी के भी, क्योंकि उससे वीडियो का वॉच टाइम बढ़ता है और 2% ही लोग रुकते हैं। अचानक से जो ग्राफ होता है वो डाउन हो जाता है, यानी स्टोरी देखते देखते एकदम से 20 लोग देख रहे थे और जैसे ही कमेंट्स आते हैं 2 लोग बचते हैं, तो इससे वीडियो का इंगेजमेंट बिगड़ता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के जन्मदिन की बधाई देना चाहता हो, किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहता हो या फिर रिक्वेस्ट करता हो कि उसका नाम लें, तो आप ऐसे नाम शामिल कर सकते हैं और हम लोग यही कोशिश करेंगे। सो दोस्तों अब के बाद में आप लोग अगर किसी का बर्थडे विश करना चाहते हो या फिर नाम लेने की रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो वो लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं उनके नाम लिए जाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग सारे कमेंट्स तो पढ़ेंगे लेकिन उनके हिसाब से शायद वीडियो के अंदर जवाब ना दे पाएँ। और किसी को मुझसे अगर बात करनी है तो वो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकता है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।